मेरे यहाँ नौकरी छोड़ दो लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटर के यहाँ जाके काम मत करना। ये क्लॉज कहलाता है नॉन कम्पीट क्लॉज। यानी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को, अपने कंसल्टेंट्स को, अपने इंटर्न्स को, अपने फ्रीलांसर को कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख के बोल देती है कि अगर आप मेरे यहाँ का काम छोड़ दोगे या इवन मेरे यहाँ काम कर रहे हो, उस दौरान किसी भी कॉम्प्यूटर के साथ जाके आप काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डालते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे जो भी कॉम्प्यूटर हैं, जैसे विप्रो है, टीसीएस है, उनके पास जाके अगर आप काम करोगे तो मैं आपके ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा, डैमेजेस आपसे क्लेम करूंगा, आपको कोर्ट में भी लेके जा सकता हूं। तो क्या है ये नॉन कॉम्पीट क्लॉज? क्या ये इंडिया में वैलिड है? जब कंपनीज एम्प्लॉयज के साथ, फ्रीलांसर्स के साथ, इंटर्न्स के साथ इस तरह के क्लॉज करती है, तब आपको किन बातों पर ध्यान देना है? और अगर कंपनी आपके ऊपर इस क्लॉज को पकड़कर कोई डैमेजेस, कोई पेनल्टी, कोई कोर्ट केस लगा रही है, उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है? इस पूरे विषय पर आज हम बात करने वाले हैं लेबर लॉ एडवाइजर के स्पेशल एपिसोड में, और आज मेरे साथ हैं कुछ खास मेहमान। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोत। आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट, एंड साथ ही साथ आई एम द फाउंडर ऑफ आपकाकंसर्न.com और यूट्यूब चैनल लीगल शॉर्ट्स। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज एडवोकेट श्वेता वेलायुधन और मैं एलएलए की लीगल हेड हूं एंड पिछले 6 साल से मैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मैटर्स में काम कर रही हूं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम पूरे तरह से डाइसेक्ट करने वाले हैं नॉन कम्पीट क्लॉज को। मैं हूं आपका जागरूक आरजे ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर, राइट। ये तो सबको पता है कि इस तरह के नॉन कम्पीट क्लॉज होते हैं। तो एक बार लीगल डेफिनेशन में समझते हैं, ये नॉन कम्पीट क्लॉज आखिर हैं क्या? देखिए, नॉन कम्पीट जितना भी लॉ आज तक इस इंडिया में आया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी डेफिनेशन कहीं दी ही नहीं गई है। और जब कोई लॉ में इसकी डेफिनेशन नहीं है, तब हमें ये देखना पड़ता है कि हम इसका मतलब कहाँ से समझें। सो आपके पास 2 वेज हो सकते हैं। पहला वेज हो सकता है कि या तो आप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को देखें, यानी इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उनमें जो जजेस का एनालिसिस है आप उसको देखें, या फिर यू गो बैक टू द ब्लैक लॉ डिक्शनरी और वहाँ पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखें। तो मैंने ब्लैक लॉ डिक्शनरी में जाके नॉन कम्पीट की डेफिनेशन देखने की ट्राई करी, तब पता लगा नॉन कम्पीट को आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं। नॉन कम्पीट बेसिकली ये होता है कि एक एम्प्लॉय एक प्रॉमिस करता है अपने एम्प्लॉयर को दैट फर्स्टली ड्यूरिंग दी सम पीरियड ऑफ टाइम। सो फर्स्ट पार्ट इज़ कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए कि ड्यूरिंग कुछ टाइम पीरियड के लिए। दूसरा पार्ट, मैं आपके तरह के बिजनेस में, यानी आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो वहाँ पे। थर्ड, उस जुरिडिक्शन में या कुछ एक लिमिटेड जुरिडिक्शन है, वहाँ पे मैं काम नहीं करूँगा। आई रिपीट इन सिंपल वर्ड्स, आई रिपीट इन सिंपल वर्ड्स कि एक एम्प्लॉय मैं कहता हूँ, क्योंकि आप एम्प्लॉयर हो, हम इसको डिस्कस करने से पहले एक पार्ट थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सवाल ये आता है कि आप ये लगाओगे क्यों मेरे पे नॉन कम्पीट? अब मैं आपके यहाँ एलएलए में काम कर रहा हूँ, आप मेरे पे ट्रेनिंग दे रहे हो, आप मेरे को टाइम दे रहे हो, आप मुझे सैलरी दे रहे हो, तो एक मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपके साथ क्या काम करूँगा और आपके कभी कॉम्पिटिटर के पास जाके काम नहीं करूँगा। आपने जो 10 साल में मेहनत कमाई है, मैं आपके यहाँ 6 महीने में सीख जाऊँगा और वो मैं अपना बिजनेस चालू कर दूँगा, तो इससे आपको नुकसान है। सो आपके पार्ट पे बहुत जस्टिफाइड है कि आप मेरे से नॉन कम्पीट साइन कराओ। तो नॉन कम्पीट जब साइन कराओगे तो मैं एक प्रॉमिस करूँगा एज ए एम्प्लॉय आपके पास कि मैं एक लिमिटेड पीरियड के लिए, जब आपके यहाँ से छोड़ दूंगा तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपके सिमिलर बिजनेस में, आपके एरिया या इर्द गिर्द एरिया में कहीं पे जाके काम नहीं करूंगा। सो दिस इज व्हाट नॉन कम्पीट इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए एम्प्लॉयर्स ये करवाते हैं, और जैसे तुमने बोला इसमें 3 चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले एक कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए, राइट, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होना चाहिए, और एक सर्टेन एरिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी पीएफ और ईएसआई की कंसल्टेंसी, और मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय जो काम करके गया है, 2 साल पूरा काम सीख के गया है, वो एटलीस्ट मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई जोधपुर, जयपुर में जाके या मेरे दुकान के सामने एक नई दुकान लेके अपनी पीएफ ईएसआई की कंसल्टेंसी नहीं शुरू करे। तो अगर इसके कोई लॉ इसे इन्फोर्स करता है तो उससे, या जो कोई क्लॉज इसे इन्फोर्स करता है, उसे नॉन कम्पीट क्लॉज बोला क्लॉज कहते हैं। ठीक है। तो श्वेता, फॉर बेनिफिट ऑफ ऑडियंस, क्या हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि इस तरह का कोई क्लॉज है जो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया है, क्या उसमें मेजर वर्डिंग्स रहती है, कैसे उसे फ्रेम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर ने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करा, इन्फोसिस के कॉन्ट्रैक्ट का नॉन कम्पीट, यू नो, इट्स अ वेरी नोटोरियस क्लॉज। इनफैक्ट पिछले साल अप्रैल 2022 में एक आईटी यूनियन के कंप्लेंट की वजह से लेबर अथॉरिटीज़ ने इन्फोसिस के ऑफिशियल्स को समन भी किया था इस क्लॉज के ऊपर। सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस क्लॉज? ये क्लॉज बहुत क्लियरली कहता है कि एक बार उस एम्प्लॉय की जब इन्फोसिस से एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद जब वो कोई
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे। तो इन्फोसिस के साथ जो उनका टेन्योर था, उसके लास्ट 12 मंथ्स में उन्होंने जिन कस्टमर्स या क्लाइंट्स के साथ काम किया, उनके साथ अब वो नए ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। और इसका सेकंड पार्ट है एक नेम्ड कंपेटिटर्स की लिस्ट, जिसमें बाकी आईटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंडस्ट्री में, उनके नाम लिस्टेड होते हैं, जैसे टीसीएस और विप्रो एक्सेट्रा। और इनके साथ भी काम करते वक्त जो क्लाइंट्स इन्फोसिस वाले टेन्योर के लास्ट 12 मंथ्स में उस एम्प्लॉय ने इंटरैक्ट करे थे या डील करे थे, उनके साथ वो काम नहीं कर सकते। और ये जो पूरी ऑब्लिगेशन है, ये एक एम्प्लॉय पे लागू होती है 6 महीने तक आफ्टर लीविंग इन्फोसिस। तो ये एक बहुत ही टिपिकल हमने क्लॉज समझा जो इन्फोसिस ने डाला हुआ है, और बहुत सारी और एमएनसीज या बड़े स्टार्टअप्स ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का क्लॉज डालते हैं। अपन एक दो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक बिजनेस डेवलपमेंट एरिया बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है जो एक बड़ी एजुकेशन कंपनी से बायजूस में काम कर रहा है, और बायजूस उसके ऊपर एक नॉन कम्पीट क्लॉज डालता है कि मेरे यहाँ जॉब करने के बाद, क्योंकि वो उसके सिमिलर सेट ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं, अगर वो उसे एक कॉम्पिटिंग ब्रांड से वेदांतु में चला जाता है, तो आप एटलीस्ट उस एरिया में 12 महीने तक ये काम नहीं कर सकते हो। या फिर एक कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो सिप्ला के साथ काम कर रहा है, तो वो सिप्ला उसे ये बोल सकती है कि मेरे यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद आपसे इस बेंगलोर टेरिटरी में या दिल्ली टेरिटरी में सन फार्मा के साथ जाके काम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के सेम प्रोडक्ट है, सेम कस्टमर है, सेम रिलेशनशिप्स है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर के पास रोज जाता हूँ, उसी डॉक्टर को मैं पहले सिप्ला की दवाई बेच रहा हूँ हेडेक की, अब मैं जाके उसको सन फार्मा की दवाई बेच सकता हूँ। तो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ आता है कि यार वो किस लिए अपने एम्प्लॉयज़ को रोकना चाहती है। लेकिन मैं एक एम्प्लॉय का भी एंगल समझ जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक IT एम्प्लॉय हूँ। अब एज एन IT एम्प्लॉय मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं मेरी फैमिली के साथ बेंगलोर में सेटल्ड हूँ। अब मैं TCS में काम कर रहा हूँ, अब उसके बाद मुझे कहीं जाना है तो मैं विप्रो में जाऊँगा, मैं इन्फोसिस में जाऊँगा, कुछ ही बड़ी कंपनीज हैं, उन्हीं में घूम फिर के मुझे काम करना है। तो फिर अगर ये कंपनीज मुझे बोलेगी कि आप इन कंपनीज में जाके काम नहीं कर सकते हो, 12 महीने तक काम नहीं कर सकते हो, बेंगलोर एरिया में काम नहीं कर सकते हो, तो फिर एज ए एम्प्लॉय ये कितना अनफेयर नहीं हुआ? क्योंकि मेरी तो स्किल ही वही है, IT में कोडिंग करना या फिर मेडिकल सेल्स करना। मेरा क्या होगा? क्योंकि हमारा लॉ ये भी तो कहता है कि आपको काम करने की हमेशा आज़ादी है। देखिए, सबसे पहले हमें इसके पीछे के लॉ को देखना पड़ेगा। और जब आप लॉ की बात करें तो हम जनरली सुनते हैं कि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी पहले एक और लॉ को देखना पड़ेगा, विच इज़ द लॉ ऑफ द लैंड ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम हर बार ये कहते हैं नॉन कम्पीट वैलिड है, कंपनी कुछ भी क्लॉज डाल रही है। आज तक के आप जितने भी लॉ देखेंगे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सारे प्रोविज़न एम्प्लॉयज़ के फेवर में है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किससे बनता है? सारे आपके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से अल्टीमेटली। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1) ये आपको कहता है कि यू हैव अ राइट टू ट्रेड एंड यू हैव राइट टू फ्रीडम, कि आप कोई भी बिजनेस कर सकें। तो जब आपके यहाँ मैं जॉब कर रहा था और आपने मेरे से नॉन कम्पीट करा दिया, तो आप मुझे कहीं ना कहीं रोक रहे हो मेरे ट्रेड के राइट को एक्सरसाइज करने से। तो क्या ये वैलिड है? ये इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। सो आर्टिकल 19(1) ये आपको कहता है कि आपके पास फ्रीडम है। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आए तो सेक्शन 27 जो एक मेन कानून है इसके ऊपर, वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को कोई भी ट्रेड या प्रोफेशन में बिजनेस में आगे कुछ भी काम करने से रोकते हो, तो वो पर्टिकुलर क्लॉज वाइड होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है लॉ की, टिल दैट एक्सटेंट। सो टिल दैट एक्सटेंट का मतलब होता है, अगर हम कानून की भाषा में बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी लगती है, इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि पूरा एग्रीमेंट अवॉइड हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पार्ट जो आपको कहीं भी आगे काम करने से रोके। अब आप IT कंपनी है, आपने बोला आप IT कंपनी के एम्प्लॉई हैं आप, अब आप साल भर क्या करेंगे? तो साल भर क्या करेंगे उसका जस्टिफिकेशन आपके 27 में आता है कि अगर कोई ऐसा क्लॉज आप पे इम्पोज कर रहा है तो टिल सर्टेन एक्सटेंट इट वुड बी वॉइड। अब एक और सेक्शन है जिसके बारे में हम जनरली बात नहीं करते, वो ये है कि आपको पहले देखना पड़ेगा ये है क्या नॉन कम्पीट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या? आपकी दो पार्टी आती है, आपस में एक एग्रीमेंट साइन करती है। एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पूरे होते हैं। तो अगर वो पूरे हो गए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर आपका फ्री कंसेंट नहीं था तो वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और फ्री कंसेंट सेक्शन 14 में कहता है कि फ्री कंसेंट का एक इंपॉर्टेंट घटक या कंपोनेंट है, वो है अनड्यू इन्फ्लुएंस। यानी अगर आप किसी का कोई भी डिसीजन लेते हो, अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में दे रहे हो तो वो आपका फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझ लेते हैं, फिर हम उसका एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज बीन डिफाइंड सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वो ये कहता है दो पार्ट में
कि अगर आप एम्प्लॉयर हो, यानी आप ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे किसी को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो और अपनी पोजीशन का यूज़ करके आप अनफेयर एडवांटेज लेते हो, तो इट वुड बी अंडू इन्फ्लुएंस। यानी मैं एक आईटी एम्प्लॉयर हूँ, मुझे पता है कि आप मेरे यहाँ जॉब करने आए हो, तो मैं आपके सुपीरियर पोजीशन में हूँ और मैं इस बात का अनफेयर एडवांटेज लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप 3 साल तक या 4 साल तक इस जगह पे किसी भी मेरी कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ काम नहीं करोगे। तो ये इसका मतलब ये जो आपने कंसेंट मुझे दिया वो अंडू इन्फ्लुएंस है। सेक्शन 16 से हिट हुआ, सेक्शन 16 से हिट हुआ तो सेक्शन 14 में आ गया कि ये फ्री कंसेंट नहीं है, और सेक्शन 14 से आ गया फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है। एक इसमें और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि सेक्शन 19A इस बात की कहता है, सेक्शन 19A कहता है कि अगर आपने किसी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है जहाँ पे आपने अंडू इन्फ्लुएंस में साइन कराया है, इट इज़ वॉइडेबल एट योर ऑप्शन। तो कोई भी एम्प्लॉय भाई अगर आपके साथ लगता है कि आपके इस तरह से एग्रीमेंट साइन कराया है, सेक्शन 19A को इन्वोक करिए और उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवाइए। अब कोर्ट्स में जब नॉन कम्पीट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे इंटरप्रिटेशन के लिए गए, तो जो केसेस आए हैं, जो जजमेंट्स आए हैं, वो मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं, एक प्री टर्मिनेशन वाले और एक पोस्ट टर्मिनेशन वाले। अब प्री टर्मिनेशन वाले का मतलब कि जब तक वो एम्प्लॉय उस एंटिटी के साथ काम कर रहे हैं और तब अगर उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप किसी कंपेटिटर के पास नहीं जाएंगे, आप खुद से भी ये वाला काम एज अ कंपेटिटर खुद से भी नहीं करेंगे, तो जब तक आप उस एंटिटी के साथ काम कर रहे हो, जब तक आप एम्प्लॉयमेंट में हो, इट इज़ अ वैलिड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि उस दौरान वहाँ पे एक वैलिड क्विड प्रो क्वो हो रहा है। आप वो एम्प्लॉय अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंपनी उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रही है, एंड देयर इज़ अ फेयर एक्सचेंज, देयर इज़ अ बार्टर ऑफ सर्विसेज। अब जहाँ वो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म, उसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग फिर एम्प्लॉय के पास क्या ऑप्शन हुआ, या तो he has to go and find another entity जो बहुत मतलब अलग जोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन में है, या फिर उनको कुछ टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा। तो जब एक राइट टू लाइवलीहुड अफेक्ट होने लगती है, तो ऐसे पोस्ट टर्मिनेशन वाले केसेस में कोर्ट्स ने गाइडलाइंस ले डाउन करी हुई हैं कि अगर एक बहुत ही अनरीजनेबल, बहुत ही वन साइडेड एंड आर्बिट्ररी क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया हुआ है, तो ये कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो बेसिकली ये मेजर प्रॉब्लम हमको समझ आई, जहाँ एम्प्लॉय की तरफ से मेजर इश्यू है कि उनका एम्प्लॉय जाके किसी कॉम्पिटिटर के साथ जाके उसकी कंपनी को ग्रो करने में मदद करेगा विद द नॉलेज एंड विद द लर्निंग्स ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉयर। सिमिलरली एम्प्लॉय की तरफ से भी है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आपने बोला कि दोनों तरफ से एक रीजनेबल कंसिडरेशन होना चाहिए प्लस अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दोज केसेस जब दोनों तरफ से थोड़ा सा सही बात है कि हाँ एम्प्लॉयर ने भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है और एम्प्लॉय ने भी अब बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के साइन किया है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर एम्प्लॉय किसी कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है, से टीसीएस की जॉब छोड़ने के बाद इन्फोसिस में चला जाता है और दोनों ही एक बड़ी कंपनी से अमेजॉन के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में टीसीएस के पास क्या राइट्स हैं, क्या कर सकता है टीसीएस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय? तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड इससे पहले हम देखेंगे कि ये रेमेडी जो एम्प्लॉयर्स लेना चाहते हैं, उसका मोटिवेशन, उसका पर्पस क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे सर ने भी एक्सप्लेन करा, 3 मेजर पर्पस होते हैं जिसकी वजह से नॉन कम्पीट कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करे जाते हैं। पहला होता है ताकि कंपटीशन इन द मार्केट, उससे उस कंपनी को एक हद तक थोड़ी प्रोटेक्शन मिले। सेकंड होता है कि उनके स्मूथ बिजनेस फ्लो में कोई हिंड्रेंस ना आए। और थर्ड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रैशनल जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि मतलब आपने जब इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में उस एम्प्लॉय ने जब टीसीएस के साथ काम किया, तो उनके पास जो भी ट्रेड सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी टीसीएस की जैसे आईपी हो उनकी खुद की, जिसके बेसिस पे उन्होंने उस काम को सीखा एंड अपना स्किल सेट डेवलप करा, अब वो लेके जब कंपेटिटर के पास जाएंगे तो किस हद तक टीसीएस के कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो रहे हैं, इस एंगल से भी प्रोटेक्शन एनफोर्स करने के लिए नॉन कम्पीट कॉन्ट्रैक्ट साइन करे जाते हैं। ठीक है। तो जो रेमेडी की बात आती है, तो लीगली यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। एक तो एक अर्जेंट नेचर में अगर उस एम्प्लॉयर को रेमेडी चाहिए तो उन्होंने इंजंक्शन फाइल कर दिया। अब इंजंक्शन का मतलब दे विल गो टू अ सिविल कोर्ट, वो वहाँ पे एक सूट फाइल करेंगे कि हमें ये रिलीफ चाहिए कि इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, अब ये जाके कंपेटिटर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो दे विल रिक्वेस्ट द कोर्ट कि प्लीज़ आप एक ऑर्डर पास करिए कि इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ये जाके उस कंपेटिटर को ज्वाइन करे। सेकेंड, एक जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रेमेडी होगा, दैट विल बी डैमेजेस, कॉम्पेंसेशन।
अब कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के लिए उनको वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि उस फॉर एग्जांपल जो एक्स एम्प्लॉयर है उनको कुछ लीगल हार्म हुआ है। अब वो प्रूफ करने के लिए एक थर्ड एंगल आता है रिटर्न ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का। ठीक है। रिटर्न ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, कोई एसेट या कोई लैपटॉप कुछ रह गया, कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रह गई, अब वो उस एक्स एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी है, तो वो इवन पुलिस में जाके भी कंप्लेंट कर लेते हैं कभी कभार कि हमारी जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो ये एम्प्लॉय लेके चले गए हैं एंड दैट इज़ एन इलीगल एक्ट, एंड वो इस तरीके से भी एक्शन ले सकते हैं। तो ये बेसिक 3 रेमेडीज होती हैं जो कि एम्प्लॉयर्स ऐसे सिनारियोज में एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। क्या इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ क्लॉज रहता है, जैसे हमने एक बॉन्ड वाले वीडियो में, बाय द वे हमने एक बॉन्ड पे भी बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, किस तरह से बॉन्ड इंप्लीमेंट होता है, लीगल है कि नहीं, कैसे आप बच सकते हो, वो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। तो बॉन्ड वाले वीडियो में जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि कंपनीज डायरेक्टली डैमेजेस क्लेम कर सकती है, एम्प्लॉय को बोल सकती है कि ठीक है आपने हमारा बॉन्ड ब्रेक किया, हमारा 5 लाख का नुकसान है, आप फुलफिल करो, जाओ। क्या नॉन कम्पीट क्लॉज में भी ऐसा होता है कि ठीक है आपको ज्वाइन करनी है एक्स कंपनी, आप ज्वाइन करो, मुझे 5 लाख रुपए दो, आप फ्री? देखिए बात आपकी सही है, कंपनी के पास पूरा राइट है, ये तो हम बहुत थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल बात बता दूं, मेरे एक्सपीरियंस से 99% कंपनीज जाती ही नहीं है। उसका कारण है, आप ये जितने भी केसेस देखोगे ना, ये सब वो एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत इन्फ्लुएंसिंग पावर में होते हैं कंपनी के अंदर, और वो कितने होते हैं, 2, 4, 5। सो 99% एम्प्लॉय, जो हमारे 99% व्यूअर्स हैं वो उससे बाहर है। लिटिगेशन कॉस्ट इस देश की इतनी महंगी है, वकीलों की फीस इतनी महंगी है कि वो जनरली कोई भी कंपनी जाना ही पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको पता है सिविल कोर्ट, हम कहते हैं कि भगवान का मंदिर है, आप प्रसाद चढ़ाओ भूल जाओ उसके बाद कि आपको प्रसाद कब मिलेगा, इसलिए कंपनी जाती नहीं है। देखिए एज पर द लॉ दे हैव ऑल द राइट कि वो जा सकती है, क्लेम कर सकती है, लेकिन उनको कब मिलेगा तब तक वकील 2-4 लाख रुपए ले जाएगा। सो इट्स, अगर हम बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें तो 98% ऐसा होता ही नहीं है, अनलेस यू आर इन द पोजीशन ऑफ CEO और CFO, तो कंपनी फिर रिस्क लेती है। ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है। जागरूक जनता, डिस्कशन में आगे बढ़े उससे पहले 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अभी तक के डिस्कशन से आप ये तो समझ गए होंगे कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक गलत साइन की कीमत कितनी ज़्यादा हो सकती है, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 साल से हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। हमने एक सर्विस शुरू करी थी LLA कंसल्ट, जो एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है LLA का, जिसमें हम उन एम्प्लॉयज़ को जो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नॉन कम्पीट या फिर रेजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, या इलीगल टर्मिनेशन हो रखा है, या फिर बॉन्ड का बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी उनसे डिमांड कर रही है, ये सारे केसेस में उनको नॉमिनल कॉस्ट में लीगल कंसल्टेशन देते हैं, उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करते हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपको खांसी जुकाम हो जाए तो उसकी दवाई लेना सही है या फिर वेट करना चाहिए कि ये निमोनिया में कन्वर्ट हो जाए फिर हम इसका इलाज करेंगे? तो हमने ये सोचा कि जब कंसल्टेशन के लिए केस हमारे पास आते हैं तब ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होते हैं, हमारे टीम के बहुत ही सीनियर लॉयर्स, एडवोकेट ही उनकी मदद कर पाते हैं, और 1 महीने में हम 20 से 25 से ज़्यादा केसेस हैंडल नहीं कर सकते। इससे बहुत बेहतर होता कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले ही उन्हें पता चल जाता कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या सही है, क्या गलत है, और वो उस हिसाब से डिसीजन ले सकते थे या फिर अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कर सकते थे। इनफैक्ट अगर वो अभी जॉब में हैं जिसमें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, उस दौरान भी उन्हें पता चल जाए कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके थ्रू उनके साथ क्या क्या हो सकता है, तो पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए LLA कंसल्ट के थ्रू ही हमने शुरू किया है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, जो इंडिया में सबसे अफोर्डेबल है। इसमें हम 35+ पैरामीटर्स पे आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करते हैं, आपको सारे रेड फ्लैग्स बताते हैं, एक डिटेल्ड रिपोर्ट देते हैं, और उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो उन्हें भी 1-on-1 कंसल्टेशन से रिजॉल्व करते हैं। तो चाहे आप एक नया जॉब ज्वाइन कर रहे हो या एक एग्जिस्टिंग जॉब में हो जिसमें आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है, आप इस सर्विस को जरूर अवेल करिए और बिना रेड फ्लैग्स जाने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन मत करिए। लिंक इन पिन कमेंट। तो इसी में एक एक्सटेंशन क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल में काफी ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग जिनको नहीं पता है क्या है, कि आप A कंपनी में काम कर रहे हो और उसके साथ साइमल्टेनियसली आप B कंपनी में भी काम कर रहे हो, या आप A कंपनी का आपका ऑफिस जॉब है और फिर रात को आके आप वर्क फ्रॉम होम में कोई US कंपनी के साथ काम कर रहे हो। स्पेशली ये ऐसे जॉब्स में जो IT या सॉफ्टवेयर इस तरह के जॉब्स में, डिजाइनिंग में बहुत लोग अभी ये लाइमलाइट में आए। तो क्या ये जो मून लाइटिंग का क्लॉज है, क्योंकि इस क्लॉज को यूज करके विप्रो कंपनी ने या और भी कई IT कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को फायर भी किया कि यार आप रात में हमारे यहाँ तो आ रहे हो लेकिन रात में आप किसी और कंपनी के साथ काम कर रहे हो। तो इज इट लीगल, इज इट वैलिड, क्या ये सेम क्लॉज क्या उसको भी कवर करता है? सो मून लाइटिंग ये जो कॉन्सेप्ट है, अब ये रिसेंटली डिस्कशंस में काफ़ी कॉमनली आने लगा है, बट ऐसा नहीं है कि उससे पहले ये प्रैक्टिस में नहीं था।
ये काफ़ी डेकेड से ये प्रैक्टिस चल रही है एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, ये बाकी जुरिस्डिक्शंस में भी काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है। पैंडमिक के दौरान जब रिमोट वर्क, हाइब्रिड वर्क, वर्क फ्रॉम होम ये सब कुछ इंक्रीज हुआ, सेकेंडली जब व्हेन पीपल वर लूजिंग देयर जॉब्स, जब उनकी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अफेक्ट होने लगी, तो ये प्रैक्टिस और ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया। तो नाउ कंपनीज आर सिटिंग अप एंड टेकिंग नोटिस, उन्हें समझ आ रहा है कि अच्छा ऐसा हो रहा है। अब जैसे आपने बात करी कि विप्रो ने कुछ लोगों को फायर कर दिया, सिमिलरली स्विगी इज़ अ कंपनी, उन्होंने एक मूनलाइटिंग पॉलिसी बनाई अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करने के लिए। तो इसकी जब हम लीगैलिटी पे डिस्कशन करते हैं तो ये कहीं स्टैट्यूटरीली डिफाइंड नहीं है कि मूनलाइटिंग क्या होती है, बट अगर हम इंटरप्रिटेशन पे बात करें तो जैसे फैक्ट्रीज एक्ट एक ऐसा लेबर लॉ है जहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आप 2 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम नहीं करेंगे। Right. एक सिमिलर क्लॉज दिल्ली के शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट में भी है। अब वहाँ 2 रीजनिंग्स होती हैं। पहली बात, फैक्ट्रीज एक्ट उन लोगों पे अप्लाई होता है जो एक हैजर्डस या फिर एक डेंजरस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। उनके लिए अगर वो डेली वर्किंग आवर्स या वीकली या मंथली वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करे तो एक बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। सेकेंडली, एक कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में भी अगर हम बात करें, ऑफिसेस में, प्राइवेट ऑफिसेस में, वहाँ पे भी आपके वर्किंग आवर की जो टाइमलाइंस हैं वो क्रॉस हो जाएं तो ओवर टाइम की ऑब्लिगेशन आ जाती है। एंड थर्डली, जब एम्प्लॉयज़ ये प्रैक्टिस करते हैं कि उन्होंने एक डे जॉब करी और फिर घर आने के बाद मून लाइटिंग में एक दूसरी एंटिटी का काम करा, तो अगर आपकी प्राइमरी जॉब एक हद तक अफेक्ट होने लगती है कि मान लो फैटीग आ गया, आपको ठीक से रेस्ट नहीं मिल रहा एंड आपकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हो रही है पहले जॉब पे, तब उस पहले एम्प्लॉयर पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस आने लगते हैं। और जो हम नॉन कम्पीट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर वहाँ पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी कंपेटिटर के लिए मून लाइटिंग करी जा रही है, कोई डेटा लीक या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रीच हो सकता है, वहाँ पे भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस उठ के आते हैं। तो इसकी लीगैलिटी देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि जो आपका पहले एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो किस हद तक ऐसे प्रैक्टिसेस को अलाउ करता है। अगर वहाँ पे क्लियरली एक रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ पे, देन इसके बेसिस पे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज वर्सेस बाकी लोग, जैसे फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, इंटर्न। तो एम्प्लॉयमेंट की बहुत क्लियर डेफिनेशंस लेबर लॉज में दे रखी है, लेकिन जहाँ तक ये वर्ड आते हैं फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, इंटर्न्स की भी दे रखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रॉड प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रखी। तो मैं लेबर लॉ एडवाइजर का एग्जांपल लेता हूँ। लास्ट ईयर हमने 2 अलग अलग लोगों के साथ काम किया था। वन इज़ अ फ्रीलांसर जो हमारे लिए कंटेंट लिखती है, ब्लॉग लिखती है। उसने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट में उससे ये बोला गया कि आप किसी भी कॉम्पिटिटर के साथ काम नहीं कर सकते इवन एज अ फ्रीलांसर, चाहे वो बड़ा दूसरा कोई यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई एजुकेशन डोमेन में कोई कंपनी हो। और वो काफ़ी ज़्यादा उससे डर गई। पहला क्वेश्चन मैं फ्रीलांसर्स के बिहाफ पे पूछ सकता हूँ कि क्या जो लोग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं हैं उनके ऊपर भी जो उनका फ्रीलांस जिसके यहाँ कर रहे हैं, क्या वो रेस्ट्रिक्शन इस तरह के लगा सकता है नॉन कम्पीट वाले? देखिए, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट जो है अल्टीमेटली मैंने आपको बोला बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे। हर वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड है जो दोनों पार्टी फ्री कंसेंट से देती है। अब अगर आप बात कर रहे हैं कि फ्रीलांसर के लिए, तो अगर मैं आपको एज अ फ्रीलांसर फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि आपको मेरी कंपनी के साथ काम करना है, अब आपको दूसरी कंपनी भी फ्रीलांसर के लिए आ रही है, लेकिन मैंने आपके अगर एग्रीमेंट में लिख दिया है तो वो वैलिड है। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। 2 पार्ट है। एक होता है ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट, अगर आप मतलब जब तक आप मेरे साथ फ्रीलांसर हो तब तक मैं आपको रोक रहा हूँ, और एक होता है कि जब आप मेरा काम छोड़ दिया तब मैं आपको रोक रहा हूँ। सो देयर इज अ डिफरेंस। जब तक आप मेरे साथ हो मैं 100% आपको रोक सकता हूँ, इट्स कम्प्लीटली वैलिड। ठीक है कि आपको रोक सकता हूँ कि आप दूसरी कंपनी के साथ काम नहीं करोगे जब तक मेरे साथ हो। हाँ, मेरे से छोड़ने के बाद टिल सर्टेन पीरियड, कुछ टाइम के लिए आई कैन रिस्ट्रिक्ट यू, बट नॉट एज एब्सोल्यूट। ठीक है। तो हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा प्री वर्सेस पोस्ट टर्मिनेशन में, कि आप ड्यूरिंग दी आपके एम्प्लॉयमेंट में हो या नहीं हो। ठीक है। बस इसमें मुझे जो मेन एक दिक्कत लगती है वो ये है कि जब डेफिनेशन आती है एम्प्लॉयमेंट की, आई गेस श्वेता कैन आल्सो शेयर डिटेल्स, जब डेफिनेशन आती है एम्प्लॉयमेंट की तब उसमें क्लियर ये बोला गया है कि भाई एम्प्लॉय वही कंसीडर होगा जिसके टाइम और वर्किंग के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयर कंट्रोल हो, कंट्रोल राइट। कंट्रोल वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है।
अब ये कंट्रोल ऐसा भी हो सकता है कि यार वो फ्रीलांसर है और फुल टाइम सिर्फ उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि आप किसी और के साथ भी काम नहीं कर सकते, मेरे यहाँ ही काम करोगे, सुबह 9 से 9 काम करोगे, तो वो भले ही ऑन पेपर फ्रीलांसर है, ऑन पेपर कंसल्टेंट है, वो कोर्ट में या कहीं भी जगह आर्ग्यू कर सकता है कि भाई मैं आई एम एज गुड एज एम्प्लॉय। सो इसलिए मैं ये पूछ रहा था कि क्या इस तरह के क्लॉज लगाने से ये फ्रीलांसर या ये कंसल्टेंट खुद को एम्प्लॉय नहीं डीम कर सकते क्या? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की डेफिनेशंस काफ़ी अच्छे तरीके से कोडिफाइड है। तो एक बेसिक प्रीमाइस उसमें यही होता है कि एक्सक्लूसिविटी की एक्सपेक्टेशन हमेशा एम्प्लॉइज से रखी जाती है, क्योंकि उनका जो टैक्स डिडक्शन होता है वो एक दैट पर्टिकुलर एंटिटी विल डू। उसके अलावा उनके वर्किंग आवर्स, उनके जो भी ऑब्लिगेशंस हैं वो PF, ESI, gratuity, everything, yes. ये सारे बेनिफिट्स एक जने से मिल रहे हैं। जब आप एक कंसल्टेंट की बात करते हैं, अब इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं एंटिटीज, उन्हें कहते हैं हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अग्रीमेंट्स। अब उस केस में एक्सक्लूसिविटी की एक्सपेक्टेशन यूजुअली नहीं रखी जाती, क्योंकि जैसे आपने कंट्रोल के बारे में बात किया, जो एक मेजर टेस्ट होता है जो कोर्ट केसेस से डेवलप हुआ है टू सी हु इज़ एन एम्प्लॉई एंड हु इज़ नॉट, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड सुपरविजन टेस्ट। अब उसके बेसिस पे अगर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो एंटिटी उनको ये बोल सकती है कि आपको XYZ ये काम करके देना है। वो किस तरीके से करना है, किस टाइम पे करना है, वो सब डिसाइड करने की लिबर्टी हमेशा मोस्टली उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास रहती है। तो फिर अगर ऐसा एक क्लॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट में है कि वो किसी कंपेटिटर के साथ जाके काम नहीं कर सकते, सो येस डेफिनेटली दे कैन हैव द एबिलिटी कि वो कल को जाके एक क्लेम फाइल करे, जिसको हम मिस क्लासिफिकेशन क्लेम कहते हैं, कि ये एक्चुअली मेरी डी फैक्टो एम्प्लॉयमेंट हो रही है, बट जस्ट बिकॉज ये मुझे बेनिफिट्स नहीं देना चाहते, ये मेरे साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहे। बट दैट बीइंग सेड, ये ऐसा क्लॉज आइसोलेशन में उनको इस हद तक बेनिफिट नहीं दे पाएगा। वहाँ आपको देखना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें कि वो काम कैसा करवा रहे हैं, इज़ दैट एट पार विद व्हाट देयर एम्प्लॉयज़ आर डूइंग, वो बेनिफिट्स कैसे हैं, यू नो। अगर एक मैलिशियस इंटेंशन है उस कंपनी का कि हम इनको बेनिफिट्स नहीं देना चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि ये किसी और के साथ जाके काम करे, ऐसे सिचुएशंस में इस तरीके का क्लेम हम डेफिनेटली एनविजन कर सकते हैं। बहुत ही सही समझाया। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी कंसल्टेंट देख रहे हैं, प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, प्रॉब्ली उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाय द वे जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम लोग का एक पोर्टल भी है consult.lla.in, जहाँ पर हम महीने में बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 25 से 50 केसेस ही हैंडल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ बैंडविड्थ। और वहाँ पर हम इन सारे तरह के एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, इलीगल टर्मिनेशन या फिर नॉन कम्पीट क्लॉज जिसमें एम्प्लॉयज फंस चुके होते हैं, उनमें उनको कंसल्ट करते हैं, उनसे बाहर निकलने में उनकी मदद करते हैं। कई केसेस में उनके नोटिस के भी रिप्लाई करते हैं। अगर आप या आपके किसी नोन इस ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल, बिकॉज इट्स अ नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव ऑफ LLA, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्टिंग में आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं consult.lla.in, और वहाँ पर श्वेता मैम और हमारी लीगल टीम आपकी हेल्प करेगी इन सब सिचुएशंस में। तो श्वेता, एक अभी अपने पहले डिस्कशन में आपने बताया था कि नॉन कम्पीट क्लॉज में सिर्फ एम्प्लॉयज ही नहीं, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार भी फंस चुके हैं। तो ज़हीर खान, आप जानते होंगे ज़हीर खान, उनके ऊपर एक 2006 का केस अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें वो एक मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे थे जो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह लेके आती थी। और जब वो किसी कॉम्प्यूटर एजेंसी के साथ भी काम करने लगे तो इस एजेंसी ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया कि ये हमारे नॉन कम्पीट क्लॉज का उल्लंघन है। तो कैन वी कवर सम इम्पॉर्टेंट कोर्ट केसेस जिससे एक ब्रॉडर क्लैरिटी आ सके एम्प्लॉयज को कि कौन से सिचुएशन में कोर्ट ने किसको फेवर किया है? श्योर, एब्सोल्युटली। तो अब मिस्टर ज़हीर खान के केस में मैं बता दूं कि जब उस एजेंसी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, देन ही वांटेड टू गो एंड वर्क विद अ कंपेटिटर, बट अल्टीमेटली जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो उस नॉन कम्पीट क्लॉज को एनफोर्स नहीं किया गया था। तो मतलब कोर्ट ने बोला था कि मिस्टर ज़हीर खान के पास राइट है अब किसी और मार्केटिंग एजेंसी के साथ जाके काम करने के लिए। तो अब फाइनली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। अगेन मान लो मैं हूँ बायजू का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जयपुर में, और अब यहाँ की जॉब से मुझे बेटर जॉब अब वेदांतु में मिल रही है और मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। अब मुझे बायजू बोल रहा है कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आपके ऊपर कोर्ट में केस होगा वगैरह वगैरह। तो इस केस में मेरे पास क्या डिफेंस है? व्हाट एज ए एम्प्लॉय आई शुड डू? देखिए, जो डिफेंसेस हैं हम उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमें एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो नॉन सॉलिसिटेशन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन कम्पीट। बेसिकली आप जब किसी भी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास,
वो आप कहीं शेयर नहीं करोगे। ये तो हो गया नॉन सॉलिसिटेशन, वो हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप कंपनी छोड़ के जाओ, सो मेक श्योर आप एक कंपनी को ईमेल लिख दो। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि आप एक ईमेल लिख दो, मेरे पास आपकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड, अगर आप आईटी कंपनी में हो तो मेरे पास वो नहीं है, और आपके पास जो भी चीज़ें थी मैंने आपको इस तारीख को यहाँ हैंडओवर कर दी है विद सर्टेन फोटोग्राफ्स एंड आई हैव डन माई कंप्लीट वर्क। ठीक है, तो आपका एक डिफेंस हमेशा के लिए क्रिएट हो जाएगा, ताकि अगर वो कंपनी 2 महीने बाद सोचे कि यार इस पर अब मैं शिकंजा कसती हूँ, क्योंकि 2 महीने सपोज आपने कोई जॉब नहीं करी, अब आप बाईजू से कहीं और जा रहे हो, वेदांतु में चले गए, और 2 महीने बाद तो सोचती है, तो आपका डिफेंस हमेशा काम आएगा। ठीक है। तो पहला ये प्रैक्टिकल डिफेंस हो गया। दूसरा, आपको ये देखना है कि जब वो आपने एग्रीमेंट साइन किया तो 3 क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, सेम बिजनेस तक आपको कुछ हद तक रोके तो जस्टिफाइड है। दूसरा, सेम टेरिटरी होनी चाहिए। अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बाईजू के जयपुर मैनेजर हो, अभी आपको बोल रहा हूँ चेन्नई के वहाँ जाके रोकना है, अभी आपके क्लाइंट तो यहाँ के लोग हैं, चेन्नई के क्लाइंट से क्या मतलब है? अगर वो रोकेगा तो आप इसको यू कैन रेज दिस ऑब्जेक्शन। और थर्ड होता है टाइम को लेके, आपको ये बोल सकते हैं जयपुर में भी 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, अभी आप बोलो 10 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते, देन अगेन इट इज़ अनजस्टिफाइड। और अब अनजस्टिफाइड कैसे होगा? तो जैसे सपोज अगर, वैसे तो कोई कंपनी मैंने देखा नहीं जनरली केसेस डालती है, अब जहीर खान हो तो बात अलग है, बाकी जनरली केसेस को डालता नहीं है बिकॉज लिटिगेशन कॉस्ट इज सो एक्सपेंसिव। अगर कोई डाल भी दे तो आपको इन 3 ग्राउंड पे रेज करना है। आपको सेक्शन 19A को इन्वोक करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कहता है, आपको ये बताना है कि उसने अंडू इन्फ्लुएंस में एक एम्प्लॉयर की पोजीशन में मेरे से अनफेयर एडवांटेज लेते हुए मेरे से ये एग्रीमेंट साइन कराया है, तो ये सिर्फ एग्रीमेंट ही और एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए मैं इससे बाउंड नहीं हूँ, बाध्य नहीं हूँ। तो आप इन ग्राउंड पे सेक्शन 19A को इन्वोक करके उस कॉन्ट्रैक्ट को आप वर्ड डिक्लेयर करा सकते हो और उसकी कोई लायबिलिटी आप पे नहीं आएगी। ठीक है। तो जागरूक जनता, क्विक समरी, नॉन कॉम्पीट क्लॉज है जो आपको जनरली सारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिलेगा। जब भी ये देखने को मिले, आप उसमें 3 चीज जरूर चेक करें, उसके बिना साइन ना करें। सबसे पहले कि आपको किस किस कंपनीज के साथ काम करने के लिए रोका गया है। नंबर 2, कितने समय तक रोका गया है। नंबर 3, किस टेरिटरी के लिए रोका गया है। अगर ये तीनों चीजें रीजनेबल नहीं है तो मान के चल लो ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट तो डेफिनेटली आप वहां पर काम कर रहे हो और उसी के साथ आप कंप्यूटर के साथ काम करोगे तो दिक्कत आ सकती है और वो डेफिनेटली इन्फोर्स भी किया जाएगा, आपको फायर भी किया जा सकता है। लेकिन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट अगर ये तीनों कंडीशंस में कहीं भी अनरीजनेबिलिटी आती है जिससे आपका राइट टू लाइवलीहुड लंबे समय तक इंपैक्ट हो रहा है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। बहुत सारे कोर्ट केसेस ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं कि वो कंपनी आपको कंप्यूटर के साथ काम करने से ऐसी सिचुएशन में फिर नहीं रोक सकती। मान लो आप किसी माइक्रोचिप मैन्युफैक्चर में हो और इंडिया में 2 ही कंपनी है वैसी, तो या तो आप ए के साथ काम करोगे या बी के साथ काम करोगे, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ वर्किंग विद एनी अदर कंपनी। ऐसे केस में आप 1 साल घर पे ऑब्वियसली नहीं बैठोगे और भले ही वो क्लॉज हो उसके बावजूद भी इन मोस्ट केसेस कोर्ट आप पर किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। करेक्ट? यस, ठीक है। तो होपफुली आपको नॉन कम्पीट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर इसके बारे में आपका कोई स्पेसिफिक केस है तो आप विजिट कर सकते हैं consult.lla.in और श्वेता मैम और पूरी हमारी लीगल टीम के साथ आप बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में कंसल्टेशन ले सकते हैं बिकॉज इट्स अ नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव ऑफ LLA। मैं शुक्रिया करना चाहता हूं बोथ ऑफ आवर गेस्ट फॉर शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। वन मोर वीडियो विच आई मस्ट रिकमेंड, जो आपको देखना ही चाहिए, वो हमने बनाया है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स के ऊपर। और इसी सीरीज में आगे भी अगर आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट्स में कुछ हमें बताइए। तो इसी सीरीज में हम और भी ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस ऑन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ऋषभ जैन को दीजिए आज्ञा, मिलते हैं लेबल एडवाइजर के एक और नए एपिसोड में। जय हिंद।